हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं बेटर टुमारो विद अक्षय मौड़ीकर। सो ये हमारा एपिसोड नंबर 2। ओके, तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था ग्रेविटेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, वो सब हमने क्लियर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए सबसे पहले और फिर इस वीडियो में आइए। ओके, सो हमने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में देख लिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वो आता है, ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी ना। अभी हमने पेज नंबर 1 को क्लियर कर चुके हैं हम अपना, और पेज नंबर 1 के साथ साथ हम पहुंचते हैं अभी पेज नंबर 2 के पास। ओके, सो पेज नंबर के बॉटम पे 1 के बॉटम पे हमने एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है हमारे पास फोर्स एंड मोशन। ओके, सो ये फोर्स एंड मोशन के बारे में दिया है पेज नंबर 1 के बॉटम में। हमने 1 का पूरा देख लिया, मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया, जो टेक्स्ट बुक में नहीं था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको एक एक चीज़ बताई। तो ये फोर्स एंड मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्या होता है फोर्स, ठीक है। मोशन इज़ नथिंग बट दी मूवमेंट। ओके, जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ओके, तो मोशन इज़ नथिंग बट दी मूवमेंट। एंड फोर्स के बारे में हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक के वो एपिसोड तो प्लीज़ जाइए, एपिसोड मतलब लेक्चर पिछला वाला आप देखिए ज़रूर, और उसके बाद में आप यहाँ पे आइए। सो फोर्स एंड मोशन के बारे में दिया है, तो इसका क्या मतलब है वो हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या कहता है हमको फोर्स एंड मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में होता है। ओके, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये ब्लॉक है हमारे पास। ओके, ये ब्लॉक है हमारे पास, ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे रहेगा। अगर ये कोई मोशन में है, ओके, एक मोशन में है विथ वेलोसिटी v, अगर ये मोशन में तो मोशन में ही चलेगा। ओके, लास्टली जब तक अनटिल एंड एग्जिट एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होता। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ओके, जैसे यहाँ पे जा रहा है ये, और मैंने इसको यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे, इसके वजह से थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि ये अपना क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन के साथ साथ क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी भी चेंज करेगा। तो फोर्स एंड मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में होता है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है कोई भी डायरेक्शन में, तो वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है और अपनी वेलोसिटी भी क्या करता है, चेंज करता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स एंड मोशन। रेस्ट पे तो कोई नहीं, बट मोशन में होगा तो ज़रूर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है हमारे पास फोर्स एंड मोशन के बारे में। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, अभी उसके पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं विद द न्यू टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, चलिए, सो नया टॉपिक है हमारे पास, डाल देते हैं हम हैशटैग करके, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सर्कुलर मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देख के बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। सो ये मेरे पास एक किचन है। ओके, एक की है मेरे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ सो आप देख सकते हैं कि ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, क्या ये ऐसा कुछ हो रहा है कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये यहाँ से निकल जा रहा है, नहीं, ये एक ग्रिप की वजह से क्या हो रहा है, ग्रिप कौन सी है, ये ग्रिप है इसकी। ओके, जस्ट लाइक दैट, ये ग्रिप है, इस ग्रिप की वजह से क्या कर रहा है, ये एक ऑर्बिट में घूम पा रहा है। ठीक है, इट लाइक अ टेंशन फोर्स लगा रहा है यहाँ पे ऑर्बिट, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसा रोटेट हो पा रहा है। अब हम पूरा देखेंगे डायग्राम की हेल्प से ये कैसे रोटेट करता है, क्या होता है और इसके सर्कमस्टेंसेस क्या है। और ये जो मेरी फिंगर है ये क्या कर रही है, इसको एक सेंटर पे पकड़े हुए। ओके, सो चलिए, ये हो गया हमारा एक प्रैक्टिकल डेमो। अब देखते हैं हम क्या है। सो जस्ट लाइक दैट कि ये हमारे पास ये फिंगर है। ओके, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस फिंगर के पास हमने क्या किया, किचन को अटैक कर दिया। ओके, ये किचन क्या हो गया, अटैच हो गया। अब ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। नाउ अभी सर्कुलर मोशन जब एग्जिबिट करता है तो ये हम देखते हैं कि ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। वो क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, हम एक एक डिटेल देखते हैं उसकी। सो होता क्या है, जब ये फिंगर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ। अब आप सोचोगे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो ये सेंटर की तरफ आता क्यों नहीं है।
वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी एक वेलोसिटी होती है जो इस फोर्स के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है। ये होती है उसकी वेलोसिटी v और ये होता है उसका फोर्स F। इट मीन्स व्हाट कि ये हमारा जो फिंगर है सेंटर पे वो क्या करता है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से इसको पकड़े रखता है और उस स्ट्रिंग की हेल्प से क्या मिलता है उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ, तो इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होता है, इसको मैं F से लिख देता हूँ, इस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इट मीन्स सेंटर एग्जिबिट। इसका मतलब क्या होता है, वो सेंटर की तरफ एग्जिबिट होता है। ओके, सेंटर की तरफ एग्जिबिट होने का मतलब क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ ओरिएंटेटेड होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर की तरफ। बट एक वेलोसिटी होती है जो कि क्या होती है हमेशा, ये क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो ये होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये हर एक पॉइंट पे लगता है, जैसे ये सामने जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या होता है हर एक पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी अप्लाई होती है। ठीक है, सो जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे, तो क्या होगा, इसके वजह से ये आगे जाएगा एंड हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे जाएगा तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो टेंजेंट बनाते जाएंगे हम। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या होते जाएगा, टेंजेंट बनते जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट बनते जाएगा और जैसे जैसे हम टेंजेंट को लोकेट करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल। ओके, सो टेंजेंट की वजह से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सर्कल। ओके, सो फोर्स हमेशा क्या होगा, फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ है, फोर्स हमेशा क्या है, सेंटर की तरफ है। और हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी और फोर्स के जो पॉइंट मिल रहे हैं उसके वजह से क्या निकाल पा रहे हैं, हम एक टेंजेंट लोकेट कर पा रहे हैं। तो टेंजेंट के पॉइंट जब हम मिलाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज नथिंग बट दी सर्कल। और सर्कल क्या होता है, इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट के हम इन्फिनिट पॉइंट्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। ओके, सो जस्ट लाइक दैट ये क्या होता है, हमारा एक सर्कुलर मोशन की तरह दिखता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग या सेंटर एग्जिबिट, इसको मैं सेंटर सीकिंग भी लिख सकता हूँ। ये क्या होता है, सेंटर सीकिंग या सेंटर को एग्जिबिट करता है ये, या फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको नॉर्मल, इसमें एफ सी। ओके, एफ वेक्टर सी, ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ये होती है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। अब जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर हम देखें तो अर्थ होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये मून होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, तो वो भी क्या करती है, इस तरीके से रोटेट करती है। ओके, बट क्या वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है या कोई और मोशन में रोटेट करती है, या अर्थ की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक एक और एग्जांपल, सन है, अर्थ है, तो क्या अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, क्या वो सर्कुलर मोशन में करता है या वो कोई और मोशन में करता है, वो देखेंगे हम आगे। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। हो हॉट डे, हॉट डॉग डे हो गया आज, पूरा गर्म ही गर्म लग रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, जो कि हमको बताएगा ऑर्बिट कैसा होता है। ओके, ऑर्बिट कैसा होता है, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कैसे हमारे पास रिवॉल्वमेंट होता है अर्थ का, मून का, कौन किसके सराउंडिंग में घूमता है। सबको पता है कि सन क्या एक स्टैटिक है। ओके, सन एक स्टैटिक होती है, उसके सराउंड में क्या होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अर्ली 300 BC में, ओके 300 BC में जब एरिस्टोटल का वक्त था, तो ग्रीक फिलोसोफर थे हमारे, तो उन्होंने क्या कहा था कि अर्थ एक सेंटर पे है। ओके, इसको अर्थ एक सेंटर पे है और ये इसके सराउंडिंग में सन, बाकी प्लैनेट्स, ओके बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि अर्थ एक सेंटर पे है, ठीक है, तो इसको कहा था उन्होंने जियोसेंट्रिक। ये कब कहा था,
300 BC में, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 300 BC की बात थी। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल, हमारे साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, जिन्होंने काफ़ी मतलब हर एक जगह पे योगदान दिया था उस टाइम पे। तो ये उन्होंने कहा था कि 300 BC में अर्थ क्या है? जियोसेंट्रिक है, मतलब अर्थ इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। जो भी मैटर होता है वो क्या करता है? इसके सराउंड में घूमता है। क्या ये सही था? तो टिल क्या हुआ? टिल 16th सेंचुरी, टिल 16th सेंचुरी ये हमने मतलब काफ़ी साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया, बट कोई प्रूफ ना मिलने पे ये हमने माना। ओके, बट फिर बाद में क्या हुआ? जब 17th सेंचुरी आई, एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी हमारे पास साइंटिस्ट आए गैलीलियो। ओके, सो गैलीलियो आए एंड गैलीलियो के साथ है हमारे पास केपलर, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, गैलीलियो के बारे में नहीं दिया, बट हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? केपलर के बारे में। ओके, तो गैलीलियो एंड केपलर पहले तो मानते थे कि अर्थ क्या है? एक फ्लैट है। ठीक है, जो कि नहीं है, पता है हमको अर्थ एक फ्लैट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक फ्लैट है, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दो लोग गए टहलने, ठीक है, कोई कपल्स है, कपल गोल्स कहते हैं ना, कपल्स गोल, कपल्स गोल लिख देता हूँ मैं। कोई टहलने गए, यहाँ पे अर्थ ख़त्म हो गई और यहाँ पे गिर गए, ऐसा होता है क्या? कपल गोल्स नहीं ना, पता है हमको कि अर्थ क्या एक, लास्ट लेक्चर में देख चुके थे हम, अर्थ क्या एक ग्लोब है, तो एक नेवर एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसा कपल गोल्स कुछ नहीं होता कि जाएंगे अर्थ फ्लैट है और एक पॉइंट आएगा कि हम क्या करेंगे? गिर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब बेकार की बात है। ठीक है, ये हमको पता चल चुका था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या एक स्फीयर है। ठीक है, ओवल ग्लोब जिसको आज हम कहते हैं। तो ये सब बात तो क्लियर हो गई कि अर्थ फ्लैट नहीं है। तो गैलीलियो हमारे एक पहले थे जिन्होंने प्रूफ देना चालू किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में बताया नहीं, उन्होंने इन्वेंट किया एक टेलीस्कोप जो क्या करता था? जुपिटर सैटर्न को देख पाता था, सन के स्पॉट्स को भी देख पाता था और मून को भी देख पाता था। ठीक है, तो टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने बताया कि सैटर्न के सराउंडिंग में रिंग है, जुपिटर के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून्स है, हमारा मून कैसा होता है। ठीक है, और सन, और उन्होंने ही बताया कि जियोसेंट्रिक गलत है। ठीक है, टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने बताया कि जियोसेंट्रिक क्या है? गलत है। जो सेंटर है वो क्या है? सन है, सन इज द सेंटर। ठीक है, ये नहीं कहा उन्होंने सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये कहा कि सन एक सेंटर है जिसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? अर्थ, वीनस, मार्स, ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सन के सराउंडिंग में अर्थ, वीनस, मार्स ये सब क्या करते हैं? रिवॉल्व करते। तो उन्होंने ये बात बताई विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप आ चुका था, टेलीस्कोप की मदद से क्या हुआ कि केपलर, जो हमारे केपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? टेलीस्कोप की मदद से और अच्छे से उसको क्या किया? देखना चाहा कि क्या ये कैसी बातें हैं। ठीक है, और इसके ऊपर और उन्होंने रिसर्च की। सो जैसे टेलीस्कोप आया, ठीक है, गैलीलियो ने तो बता दिया हमको कि अर्थ क्या है? रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ये हो गया उनका एक प्रिंसिपल। बट अभी केपलर ने क्या किया? वो घूमते थे। ठीक है, वो केपलर थे हमारे, आई थिंक गैलीलियो थे हमारे इटालियन साइंटिस्ट एंड केपलर वाज दी जर्मन साइंटिस्ट। ओके, केपलर थे हमारे जर्मन साइंटिस्ट। तो केपलर जो थे वो शिप्स में, वोयाज में घूमते थे और वो क्या करते थे? विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वो स्टार्स को देखते थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वो क्या करते थे? स्टार को देखते थे। और याद रखना, सन भी क्या है? एक हमारा स्टार है। ओके, सन क्या है? स्टार है। तो वो क्या करते थे? विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वो सन, स्टार को, डिफरेंट स्टार्स को, सन को, सबको वो क्या करते थे? व्यू करते थे, देखते थे कि कौन कैसे पोजीशन में है। ठीक है, वो डिफरेंट ओशंस में जाते थे, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए। उन्होंने वहाँ से क्या किया? लोकेट करना चालू किया कि स्टार्स की पोजीशन क्या है, कैसे। ओके, चलो हम देखते हैं आगे। तो मेनली हमारे पास एक तरीके से पोजीशन के बारे में आ गया कि केपलर ने क्या किया? पोजीशंस को देखा। तो केपलर ने एक लॉ तैयार किया, प्लैनेटरी मोशन लॉ। ठीक है, तो केपलर ने क्या किया? प्लैनेटरी मोशन लॉ को मतलब एक तरीके से इन्वेंट किया कि उन्होंने बताया कि एक लॉ है जो प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करता है। देखिए, जनरली क्या होता था ना कि बिफोर, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेलीस्कोप्स नहीं थे,
तो माना जाता था कि जो भी मैटर होता है अर्थ के सराउंड में घूमता है वो गलत हो गया था, ठीक है। फिर माना गया था कि सन क्या है, स्टैटिक है, कि सन स्टैटिक है, उसके सराउंडिंग में सब घूमता है। बट अगर हम आज बात करें तो आज के हिसाब से देयर इज़ नो स्टैटिक। हर एक चीज़ क्या होती है, रिलेटिव में चलती है। इट मीन्स व्हाट कि यूनिवर्स एक्सपांड होता है। यूनिवर्स क्या होता है, एक्सपांड होता है। विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन हम कह सकते हैं कि नो वन इज स्टैटिक। हर एक चीज़ क्या रिलेटिव में है। हमें सन दिखता है कि वो एक स्टैटिक है, बट हम देखेंगे तो पता चलता है हमें कि वो क्या है, एक्सपांशन में जा रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि ये मेरे पास क्या है, कर्टेन है, ठीक है। ये क्या है, कर्टेन है। कर्टेन है, हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा बॉल रख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके सराउंडिंग में यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बॉल। अब ये बॉल रख दिया तो ये क्या होगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। सराउंडिंग में क्या होगा, एक ऐसे थोड़ा वी शेप में क्या होगा, कर्टेन ऐसा खुल जाएगा। सराउंडिंग में हमने बॉल्स फेंक दिए, जो कंचे होते हैं ना, छोटे छोटे कंचे, तो ये कंचे फेंक दिए छोटे छोटे। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको एक स्पीड से फेंक दिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे रिवॉल्व कर लेंगे छोटा छोटा सा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टैटिक है, ठीक है, वो बात सही है। बट अगर मैं इस कर्टेन को हिला दूँ तो ये क्या स्टैटिक होगा, सोचिए थोड़ा। ये स्टैटिक है, किसके वजह से स्टैटिक है ये, अगर ये अर्थ है और ये सन है, तो मैं अगर देखूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या स्टैटिक है, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है, नो डाउट, बट ये इसके हिसाब से स्टैटिक है, रिलेटिव में स्टैटिक है। बट ये कर्टेन क्या हो रहा है, ये कर्टेन मूव कर रहा है। अगर ये कर्टेन मूव कर रहा है तो क्या ये भी स्टैटिक हुआ, नहीं। सो आज जो हम कॉस्मोस देखते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स हो गया, कॉस्मोस की बात करते थे, कॉस्मोस में आता है ये सब। तो आज जो हम कॉस्मोस देखते हैं तो उसके हिसाब से नो वन इज स्टैटिक, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स आया, एंड जो अभी हमको पता चला कि यूनिवर्स क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो यूनिवर्स एक्सपांड होने की वजह से हमको पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब आता है। तो मिल्की वे खुद एक्सपांड हो रहा है। तो मिल्की वे एक्सपांड हो रहा है तो क्या ये स्टैटिक होगा सन, नहीं, ये स्टैटिक नहीं होगा, ओके। दैट्स वाई नो वन इज स्टैटिक एंड एवरीवन इज एक्सपांडिंग। सो दैट्स, सो चलिए ये हो गया। नाउ कैप्लस प्लैनेटरी मोशन लॉ। अब कैप्लस का प्लैनेटरी मोशन लॉ क्या कहता है वो देखेंगे, ओके। सो उससे पहले कैप्लस के प्लैनेटरी मोशन से पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया था, स्टार्स को लोकेट करना चालू किया था, ठीक है। जैसे स्टार्स की पोजीशन होती है, ये स्टार्स की पोजीशन होती है, और ये जस्ट लाइक हमारा क्या है, सन, ओके। और ये जस्ट लाइक कि अर्थ है हमारी। अब ये अर्थ क्या करेंगी, यहाँ पे जब ये अर्थ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जब ये अर्थ है, सन का डिस्टेंस तो क्या है, एक फाइनाइट है, सन तो स्टैटिक है। यहाँ से लेके अगर हम देखें अच्छे से, अर्थ से लेके स्टार का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे यहाँ से डिस्टेंस चालू किया, ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि वो एक पैसिफिक ओशन में थे, तो उन्होंने यहाँ से देखा कि स्टार्स इतने डिस्टेंस पे, अर्थ क्या होना चालू की, फिर रोटेट हुई। हमको पता है कि अर्थ रोटेट होती है, एंड अर्थ कुछ यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अर्थ रोटेट यहाँ पे हो गई, एंड यहाँ पे अब वो क्या आ गया, पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ आ गई या कोई और ओशन की तरफ। फिर उन्होंने देखा कि स्टार का डिस्टेंस, तो उन्हें पता चला कि स्टार का डिस्टेंस क्या होते क्या, कम होते गया। एक पॉइंट यहाँ पे आया कि अर्थ कहाँ पे आ गई, अर्थ कुछ यहाँ पे आ गई। यहाँ से उन्होंने देखा तो स्टार का डिस्टेंस क्या था, काफ़ी कम हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ से देखा उन्होंने तो यहाँ से क्या हो गया, फिर और दूर हो गया। इट मीन्स व्हाट कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं था कि स्टार की पोजीशन सेम थी। इट मीन्स व्हाट कि उन्होंने देखा कि अर्थ अगर सर्कुलर मोशन में करती तो इन दोनों का या कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऐसा फाइनाइट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। क्या पता चल रहा था इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, कि अर्थ राउंड में रिवॉल्व नहीं करती। इट मीन्स व्हाट कि अर्थ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व नहीं करती, अर्थ एक ऐसे मोशन में रिवॉल्व करती है जिसका नाम होता है इलिप्स। इलिप्स ये क्या है, एक ऑर्बिट है। अर्थ क्या करती है, इलिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ कि आपको समझेगा अच्छे से, ठीक है। तो इलिप्स में देखिए, मैं उसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, अगर मैं यहाँ का रेडियस आर देखूंगा तो ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, एंड दिस इज द रेडियस आर। बट अगर मैं कुछ इस डायग्राम की बात करूं, ओके, सो ये थोड़ा
इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या ये रेडियस आर 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 एक जैसे नहीं, ये दोनों एक जैसे। अगर मैं इसको कहूँ कि ये है ए, ये भी हो जाएगा ए, और ये कहूँ बी तो ये भी हो जाएगा बी। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे दो हमारे पास रेडियस आ चुके हैं, ठीक है। ये दो रेडियस हम देख सकते हैं, इसको एक तरीके से हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक छोटा एक्सिस जिसको कहते हैं माइनर, और ये क्या हो गया बी, बड़ा एक्सिस जिसको कहते हैं मेजर। ओके, सो दीज आर दी टू एक्सिस। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको लगता था ये मोशन होगा जो कि होगा अर्थ का सन के अराउंड, बट ऐसा नहीं था, इस तरीके से मोशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सन कहाँ पे लोकेट होगा, सेंटर पे, यहाँ पे, ऐसा नहीं है। सन यहाँ पे लोकेट नहीं है, सन लोकेट होता है यहाँ पे, सन होता है यहाँ पे लोकेट, और अर्थ यहाँ पे घूम सकती है। ओके, इस तरीके से। अब ये एक पॉइंट होता है उसका, ये एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं F1 फोकल और इसको कहते हैं F2 फोकल। ओके, ये होता है F1 और ये होता है F2 फोकल। यहाँ पे बनाते हैं हम इसको, काफ़ी अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ला 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 ला, कैसे हो आप सब। तो चलिए हम देखते हैं अपना मोशन कैसे करेंगे हम, जस्ट लाइक दिस। अरे वाह क्या बात है, ऐसा देखो तो अंडा दिखता ही है। चलो कोई नहीं, बन गया, काफ़ी अच्छी बात है। ये हो गया हमारा सन। स्टार मतलब एक सन है, ओके, एंड सन ही क्या है, एक स्टार है, ठीक है। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे स्टार ही सन है, सन ही क्या है, स्टार है। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ यही कहता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो ऑर्बिट होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कहता है जो ऑर्बिट होता है कोई भी प्लैनेट का अराउंड द सन, वो होता है इलिप्स में, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज इन इलिप्स। इलिप्स क्या है, एक ऑर्बिट है, जो बताया मैंने, इसको कहते हैं इलिप्स, ठीक है। यही है हमारे पास इलिप्स। जैसे कि मैं मान लूँ कि हमारे पास प्लैनेट है अर्थ यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसी ऑर्बिट में घूमेगा और यहाँ पे वापस आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का एक्सिस, ठीक है, एक्सिस कितना छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, ठीक है। अर्थ मान लो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज इन एलिप्स। ओके, जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का अराउंड सन, वो क्या होता है, एलिप्स होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए जल्दी। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। हाँ, एक और बात, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज इन इलिप्स, द सन इज एट फोकस, ठीक है। तो सन क्या होता है, फोकस में होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक फोकस हो गया, और इस फोकस के ही सराउंड में क्या हो रहा है, फोकस मतलब एक टारगेट, एक फिक्स पॉइंट। फोकस मतलब ये क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट। फोकस मतलब क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, और ऑर्बिट कैसा है, एलिप्स में। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, एलिप्स, ऑर्बिट, और एक थर्ड चीज़ फोकस। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज इन एलिप्स, द सन इज एट फोकस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ। ओके ओके, गरम गरम दिन है, मिटा देता हूँ इसको मैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ। चलो सेकेंड लॉ से पहले थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी, ये पॉइंट ले लेते हैं हम
सी एंड ये पॉइंट ले लेते हैं हम डी, ये पॉइंट ले लेते हैं हम ए बी सी डी ई से बोलो एलिफेंट, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम एफ फॉर फ्रॉग, ओके, मेंढक। सो चलिए इसको हम थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। सो दैट्स दी समथिंग कूल, ओके। इसको थोड़ा इस तरीके से हम एरिया दिखा देते हैं, एरिया, इसको इस तरीके से एरिया दिखा देते हैं हम, चमत्कारी एरिया ये, इससे हमको काफ़ी लाभ होने वाला है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी सी द डायग्राम, ओके। सो चलो डायग्राम के अंदर जाते हैं। अभी हमारे पास क्या एक स्टार है, स्टार मतलब सन, ठीक है, सन मतलब स्टार, बता चुका हूँ, शक्तिमान गंगाधर, गंगाधर शक्तिमान, ओके, किसी को बताना मत, बीच का राजा। तो ये स्टार है और ये प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट अर्थ है, पॉइंट ए पे थी, पॉइंट बी पे चली गई, ओके। इसको कहते हैं हम आर्क। ये क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ए बी एंड सी डी एंड ई एफ इज एन आर्क, पता है ना, आर्क पता है ना क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक थीटा होता है, ये एक रेडियस होता है, और ये जैसे ए पॉइंट ये बी हो गया, ये क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है। सो आर्क सबको पता है। आर्क का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन आर्क इज़ नथिंग बट दी, ऊपर लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इंटू रेडियस, क्या होता है, आर्क इंटू रेडियस। ये काफ़ी काम आएगा हमारे एरिया ऑफ आर्क में। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ आर्क, आर्क इंटू रेडियस होता है, ठीक है। सो हमको रेडियस, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडियस को थोड़ा देख लेते हैं। ये आर्क ए बी है, इसको ले लेते हैं हम छोटा आर, ठीक है, ये भी छोटा आर, ये बड़ा आर है तो इसको ले लेते हैं हम बड़ा आर, ओके। इसको रहने देते हैं अभी हम, छोटा आर बड़ा आर। तो आपको दिख रहा है कि रेडियस क्या है, डिफरेंट है दोनों का। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है हमको कि जस्ट एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, दो मार्कर्स है, ओके। ये यहाँ से लेके अगर हमारे पास प्लैनेट है, यहाँ से लेके अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे हमने मान लिया कि 5 सेकंड की बात करते हैं, कितने, 5 सेकंड्स की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड में वो यहाँ पे आ रहा है, और ये 5 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाइप कर रहा है 5 सेकंड में, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाइप कर रहा है 5 सेकंड में। प्लैनेट सेम ही है, ओके, वो हमसे दिखाने के लिए कि 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक स्वाइप कर सकता है। वही प्लैनेट अगर यहाँ पे आ जाए तो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, वो स्वाइप करता है। इट मीन्स व्हाट कि अगर 5 सेकंड की बात करें तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया स्वाइप करता है। अब ये एरिया और ये एरिया को हम देखेंगे कि क्या बोलने का मतलब है। तो हमने देख लिया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया हमने। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है वो कि स्वाइप करता है सेम, तो यहाँ से लेके यहाँ का और यहाँ से लेके यहाँ का। तो अभी क्या कहता है हमको केपलर का लॉ कि जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखते हैं, दोनों का टाइम अगर सेम रखते हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। क्या होता है, एरिया सेम। क्या होता है, एरिया सेम। एरिया सेम। अब आप सोचोगे इसका एरिया कैसे सेम हो सकता है। तो देखिए इन दोनों का एरिया सेम होने का मतलब क्या हो गया कि एरिया आर्क इंटू रेडियस कहा था मैंने, आर्क क्या है, ए बी। सो ए बी इंटू रेडियस आर इक्वल टू यहाँ का आर्क क्या है, सी डी इंटू रेडियस कैपिटल आर। तो कहने का मतलब क्या है इसका कि अगर मैं 5 सेकंड की बात करूं तो ये स्वाइप करेगा एरिया ए बी इंटू आर और ये स्वाइप करेगा एरिया सी डी इंटू कैपिटल आर। अब ये दोनों एरिया सेम होने चाहिए। चलिए इन दोनों एरिया को सेम करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एरिया के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूँगा, मिटाने के बाद ही मैं कुछ नया करूँगा, ओके। सो चलिए आर्क का समझ गया आपको। एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल लेते हैं हम दर्शकों, अब बने रहिए। ये क्या है, स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, एक रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल। इसको 2a ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं a/2 एंड दिस इज 2a। अब क्या है ना, इन दोनों का एरिया निकालिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम एरिया के बारे में। तो ये एरिया कुछ इस तरीके से है हमारे पास। एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हो गया, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका एरिया निकालिए बरा, इसका एरिया होगा हमारे पास ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होगा 2a इंटू 2a इंटू ए बाय 2, 2 कैंसल, इट मीन्स ए इक्वल टू ए स्क्वायर। सो आ गया। क्या आप बोल सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम है? दोनों का एरिया सेम होने का मतलब क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये पूरा रन करने के लिए, जैसे कोई हमारे पास बहुत बड़े, किसका नाम लूँ अभी मैं, चलिए आलिया भट्ट का नाम ले लेते हैं हम। आलिया भट्ट ने क्या किया, यहाँ से रनिंग चालू की, यहाँ और यहाँ पे आके क्या की, रनिंग ख़त्म की, ठीक है। तो उनको टाइम क्या लगा, उनको टाइम कुछ समझ लो 5 मिनट लगा। और यहाँ पे हमारे शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर ने क्या किया, शक्ति कपूर ने भी यहाँ से भागे, यहाँ से भागे, दोनों ने स्पीड क्या थी, दोनों की सेम थी। शक्ति कपूर को भी क्या लगा, 5 मिनट ही लगा। इट मीन्स वॉट की 5 मिनट में आलिया भट्ट स्वाइप करती है एरिया ए स्क्वायर, 5 मिनट में ही शक्ति कपूर जी स्वाइप करते हैं एरिया ए स्क्वायर। समझ रहा है इस बात को कि दोनों का एरिया सेम होने की वजह से दोनों को टाइम भी क्या लगता है, सेम। डजेंट मैटर कि दोनों का क्या है, सरफेस अलग है। ये क्या एक स्क्वायर है और ये क्या एक रेक्टेंगल है। सो स्क्वायर रेक्टेंगल होने की वजह से ऐसा नहीं कि टाइम डिफरेंट लगेगा, टाइम क्या लगेगा, सेम, बिकॉज उनका एरिया क्या है, सेम। सो दैट्स द लॉजिक इन केपलर्स लॉ। ओके, सो ये होता है हमारे केपलर सेकेंड लॉ का काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन। मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्वाइप एरिया होता है, एरिया सेम होता है, दैट्स वाई टाइम भी क्या लगता है, दोनों को सेम लगता है। या आप कह सकते हैं कि टाइम सेम लगता है इसलिए क्या लगता है, एरिया भी सेम लगता है। ओके, सो आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो चलिए अभी हम इसको मिटा देते हैं और इसके साथ ही हम लिखते हैं अपना सपना मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी। चलिए तो हम लिखते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमको, ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमको, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट with the sun swipes equal area in equal interval of time. Okay, the line joining the planet with the sun swipes equal area in equal interval of time. ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया। और देखिए बेटा, लाइन तो ज्वाइन करेंगे ही कोई ना कोई। किसके साथ लाइन ज्वाइन कर रही है, प्लैनेट। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ठीक है, किसके साथ कर रही है, प्लैनेट। ये अर्थ क्या हो गया, प्लैनेट, विथ वो किसके साथ कर रहा है, सन के साथ। किसके साथ कर रहा है, सन। सन इज अ स्टार। ओके, स्वाइप्स इक्वल एरिया, वो क्या करता है, इक्वल एरिया को स्वाइप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने कहा था इक्वल एरिया, जो कि आपने पीछे देखा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो दैट्स द सेकेंड लॉ। सो नोट इट डाउन। ओके, हम बढ़ते हैं अभी थर्ड लॉ की तरफ। नोट करो इसको जल्दी। सो चलिए, हो गया, मिटा देता हूँ। ओके, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों। ओके, हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। एंड द थर्ड लॉ इज रियली इंटरेस्टिंग। थर्ड लॉ, कैपलस का थर्ड लॉ। ओके, सो चलिए, कैपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है हमको। चलिए हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये अर्थ ले लो। ठीक है, ये जो अर्थ, ठीक है, ये जो अर्थ होती है हमारी स्टार के, मैंने बताया कि एलिप्स ऑर्बिट में घूमती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको वापस आने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है,
टी को ले लेते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। तो अर्थ को यहाँ से आने के लिए यहाँ तक जितना टाइम पीरियड लगता है, ओके, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ को जितना टाइम पीरियड लगता है, जिसके सराउंड में, सन के सराउंड में, सन का एक फिक्स्ड पोजीशन है, तो जितना उसको टाइम लगता है उसको हमने मान लिया टी। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड लगता है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम एक उसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं हम अभी आर, ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो वो आर के क्यूब के जितना होगा, ठीक है। क्या कहता है हमको, जो टाइम का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्यूब, ये कहता है हमको थर्ड लॉ। इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या, अब आपके दिमाग में आता होगा ये क्या साइन है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। चलिए इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। एक जनरल टर्म्स में हम माने तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब इसके वजह से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इवॉल्व करते हैं। अब कैसे, एग्जांपल, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, दो सेलिब्रिटीज़ को लेता हूँ एज डिफरेंस के बारे में, जैसे कि हाँ, सनी लियोनी एंड सनी देओल। सनी लियोनी एंड सनी देओल के बीच का जो एज डिफरेंस है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो गया, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल, आपके और आपके पापा के बीच का एज डिफरेंस, ठीक है। चलो वो अच्छा, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो गया, आपके और आपके पापा एंड योर फादर, ओके। सो बेस्ट एग्जांपल है ये। जब आप 1 साल के थे तो आप समझिए कि आपके पापा की शादी हुई थी 24 ईयर्स में, तो 25 ईयर के जब आपके पापा थे तो आप थे 1 साल के, ओके। तो टाइम पीरियड बढ़ता गया, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 1 कितना होता है, ये 24, डिफरेंस कितना हो गया, 24, ओके। सो जब आप 26 ईयर्स के होंगे तो आपके पापा कितने होंगे, तब हो गए 50। अब 50 माइनस 26 कितना होगा, फिर से 24। इट मीन्स वो कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप इस बात को, टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर आप दोनों के लिए बढ़ रहा है ना। 365 डेज पापा के लिए तो आपके लिए भी उतने हैं, 28 अगर डेज है फेब में, पापा के लिए तो आपके लिए भी उतना ही है। तो इट्स लाइक दैट कि ये क्या रहा है, टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो कि डिफरेंस तो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म ही क्या कहलाता है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपके और आपके पापा के बीच में जो एक डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फादर, मतलब आप अपने पापा से क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। किसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि एज फैक्टर का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। वैसे सनी लियोनी और सनी देओल में एज फैक्टर तो कांस्टेंट होगा ही ना, दोनों के लिए भी 365 डेज एंड सेम है कि 28 डेज फेब में आता है, तो दोनों के लिए आता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे मंगल ग्रह पे या वीनस मार्स पे रहता है, दोनों एक प्लैनेट पे रहता है, अर्थ जिसका नाम है, तो दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए होप तो कि आपको एग्जाम्पल समझ होगा। तो ये होता है। अब क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ओके, इसको रब करता हूँ मैं। तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल की मदद देते हैं कि टी स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म होगा जिसको कर लेते हैं के आर क्यूब। ये के क्या है, कांस्टेंट, ओके। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली टी स्क्वायर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आर को यहाँ पे ला सकता हूँ इक्वल टू के। देखो कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो आर क्यूब था इसको क्या किया, नीचे की तरफ लाया, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, के, एंड के इज नथिंग बट दी कांस्टेंट, ओके। गॉट दी पॉइंट दैट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आएगा के, ठीक है। होप सो आपको समझोगा इसके बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इसका मतलब एक कांस्टेंट टर्म है। अब एज फैक्टर क्या था, 24, नंबर क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था के। अब यहाँ पे के क्या हमको नहीं पता। अब ये एक फॉर्मूला होता है जो हमको काम आता है आगे,
आगे कहाँ पे काम आता है हमको, जब हम न्यूटन के लॉ के बारे में देखते हैं, जो यूनिवर्सल ग्रेविटी का लॉ है न्यूटन का, ठीक है, बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है, तो हम उसमें देखेंगे कि ये लॉ कैसे वेरीफाइड हुआ था, ठीक है, या इस लॉ से कैसे न्यूटन का लॉ वेरीफाइड हुआ था, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या थे, लिंक्ड थे। तो ये हो गया। तो चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना करिए। सो चलिए अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। ला 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 ना ना ना। डेफिनेशन क्या है हमारी, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, the square of time period of revolution of planet will be any mass Venus earth कोई भी, ठीक है, square of time period of revolution of planet around the sun or star, it may be vary, the square of time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between planet and sun। okay, so दैट्स द डेफिनेशन। इसके साथ में आपको डेफिनेशन जो टेक्स्ट में दी है वो देख लेना कैसा, ठीक है, थोड़ा वेरी हो सकता है, कुछ नहीं, मीनिंग तो सेम ही है। उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट में वो भी लिखना, लिखते वक्त ये लिखना, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है नीचे में, ठीक है, वो भी लिखना जरूरी है। ओके, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। इट मींस व्हाट की टाइम पीरियड हो गया टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर द पावर क्यूब, दैट्स व्हाई। ओके, सो बच्चों इतना समझ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक और बात, हल्की सी छोटी सी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा होता है ना, वैसे क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है सबको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो क्या होता है ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इट मींस व्हाट की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस व्हाट की v बढ़ेगा तो d भी बढ़ेगा, या d बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। इट मींस व्हाट की अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पे भाग रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप भाग रहे हो, तो भागने की वजह से क्या होता है ना कि आपका क्या होता है, डिस्टेंस अगर बात करूँ तो जैसे आप डिस्टेंस कम करते हो, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होता है। या हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, डिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक, सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, t। एक और आता है, यहाँ पे देख सकते हो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम। ये देखिए, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वेलोसिटी और टाइम का क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। अपोजिट मतलब क्या होता है कि जैसे वेलोसिटी बताता हूँ मैं, तो टाइम क्या हो सकता है, कम। टाइम कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि डिस्टेंस अगर मैंने बढ़ा दिया तो मुझे डिस्टेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने डिस्टेंस रखा 1 तो वेलोसिटी भी है उसकी फिलहाल में 1। ठीक है, डिस्टेंस रखा 2 तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 2, क्योंकि ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि टाइम अगर कांस्टेंट है तो, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिस्टेंस हमारे पास है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट डिस्टेंस दे दिया हमको, और उसमें क्या कहा हमको कि इनके की हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकलना है। तो रिलेशन क्या कहती है हमको, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। इनवर्सली का मतलब ही क्या होता है कि 1 अपॉन, इस तरीके से हम लिखते हैं उसको। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाइम हमने लिया एक टाइम पे 1, क्या लिया हमने, एक टाइम पे t1 ले लिया। ठीक है, तो 1/1 इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, 1/1 ये 1 आ गई। अब मैं करता हूँ, टाइम बढ़ाता हूँ। ठीक है, टाइम बढ़ाऊंगा, समझ लो 2 कर लिया तो 1/2।
1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। तो देख सकते हो 1/2 रखूँगा तो यह हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पे आ गया 0.5। पहले वेलोसिटी टाइम 1 रखने पे वेलोसिटी क्या आ रही है 1, अभी टाइम 2 रखने पे वेलोसिटी आ रही है 0.1। इट मीन्स व्हाट कि जैसे जैसे मैं टाइम को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ये जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को बढ़ा रहा हूँ। ओके, जैसे जैसे मैं टाइम को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। सो ये अपोजिट रिलेशन। तो टाइम के बढ़ने की वजह से क्या करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है। या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल सकता हूँ मैं, अगर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक मोशन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, अगर आप रन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप ए से क्या आपको बी तक जाना है। अगर आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, ठीक है। अगर वॉक करते हो तो आप देख सकते हो कि जब आप वॉक करते हो तो आपकी स्पीड बहुत कम होती है। स्पीड बहुत कम होने की वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगता है पहुंचने के लिए, समझ रहे हो। स्पीड कम रहती है वॉक करने पे तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब आप रन करते हो तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। स्पीड इंक्रीज करती है तो आपको टाइम क्या लगता है, कम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, जब आप वॉक करते हो तो क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। वेलोसिटी कम होती है और टाइम क्या लगता है आपको, ज़्यादा लगता है। बट जब आप रन करते हो तो रन करने की वजह से क्या लगता है आपको, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से आप देख सकते हो आपको टाइम कम लगता है, तो टाइम क्या लगता है आपको, कम, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस ऑफ दिस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से। सो दैट्स ओके। सो ये एपिसोड पे ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे धारावाहिक न्यूटन के बारे में, न्यूटन बाबा जी के बारे में। तो न्यूटन ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में तो सब केपलर ने बता दिया हमको, ठीक है। अब न्यूटन बताता है हमको बॉडीज़ के बारे में कि जो भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ होती है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी होम, लेक्चर्स देखिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड द लव। ओके, बाय, टेक केयर।